हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में भाई इस वीडियो से हम ना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यह क्लास 12th में ना सेकेंड चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। भाई इसके पहले वाले चैप्टर में हम संबंध और फलन को पहले ही पढ़ चुके हैं। कक्षा 11 में आप त्रिकोणमिति फलनों को पहले ही पढ़ चुके हो, बस यहाँ प्रतिलोम आ गया अलग से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये फलन क्या होता है। वैसे तो भाई जो लास्ट चैप्टर था उसमें हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन भाई फिर भी एक बार आप दोबारा से देख लो कि फलन होता क्या है। भाई फलन ऐसे लिखा होता है, fx बराबर भाई मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई फलन को ना आप एक मशीन की तरह मान लो कि भाई फलन ना एक मशीन है। होता क्या है, यहाँ से आप x डालोगे तो यहाँ से आपको fx प्राप्त हो जाएगा। अब मशीन अंदर करेगी क्या भाई, वो तो यहाँ की प्रॉपर्टी बताएगी कि x का x स्क्वायर कर देती है। जो यह अंदर की मशीन है वो भाई सबका वर्ग कर देती है। अर्थात अगर आप इधर से 5 डालोगे तो इधर से 25 निकलेगा, इधर से आप -5 डालोगे तब भी भाई 25 ही निकलेगा। 5 का वर्ग 25 होता है और -5 का भी 25 होता है। अगर आप यहाँ 8 डालोगे तो आपको 64 मिलेगा, -8 डालोगे तब भी आपको 64 ही मिलेगा। ठीक है भाई, मशीन क्या करती है, प्रोसेस कर देती है। तो फलन को ना आप एक मशीन की तरह मान के चलो कि एक तरफ से x डालना है, दूसरी तरफ से fx को निकाल लेना है। तो भाई इस प्रकार से ना कोई फंक्शन काम करता है। लेकिन भाई ये तो हो गया फंक्शन का ना मोटा मोटा उदाहरण, लेकिन भाई मेनली फंक्शन कैसे काम करते हैं, ठीक है, पहले हम उसे देख लेंगे। अब अगर हमें कोई फलन लिखना पड़े तो भाई फलन को कैसे लिखते हैं, fa to b। अर्थात हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं a और b, कोई फलन है जो a से b में है। ठीक है, अगर हमें इसका इन्वर्स लिखना पड़े तो भाई ऐसे लिखते हैं f इन्वर्स b to a। अर्थात जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा वह b से a में होगा। अब भाई दोनों में ना एक बेसिक अंतर देख लो। a से b का मतलब यह है कि यहाँ से हम प्रांत लेंगे और यहाँ से लेंगे परिसर, लेकिन इन्वर्स में क्या होगा, यहाँ से भाई प्रांत लेंगे और यहाँ से परिसर लेंगे। अर्थात f और f इन्वर्स में एक बेसिक अंतर यह है कि प्रांत और परिसर जो है वो आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर a वाला प्रांत है, यहाँ पर b वाला प्रांत है, यहाँ b वाला परिसर है और यहाँ a वाला परिसर है। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से हम चैप्टर नंबर 1 में फंक्शन को भी पढ़ चुके हैं और फंक्शंस का इन्वर्स भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भाई एक बात गौर करने वाली है कि प्रत्येक फलन का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है भाई कि कोई भी फंक्शन दिया हो आप उसका इन्वर्स निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो हमारे पास ना दो शर्तें होती हैं। पहला कि भाई जो फंक्शन है वह एकाएकी होना चाहिए, और भाई दूसरा कि जो फंक्शन है वह आच्छादक भी होना चाहिए। अगर कोई फलन एकाएकी है और आच्छादक भी है तो उसका हम इन्वर्स प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये एकाएकी और आच्छादक क्या होता है ये भाई हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। एक बार यहाँ ना फिर से हम आपको थोड़ा बहुत बताए दे रहे हैं। मान लो कि हमारे पास ना यहाँ पर दो a और b समुच्चय हैं और भाई उनके बीच में कोई फंक्शन है f। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ मान लो 5 6 7 8। अगर भाई इस प्रकार से है और ये हमारा भाई संबंध है, 1 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। एक इस प्रकार से लिखा हुआ है और भाई एक आप इस प्रकार से मान लो, ये हमारा a है, ये b है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भाई आप ऐसे कर दो इस प्रकार से, यहाँ पर भी फंक्शन है a से b में। अब भाई दोनों को देख के बताओ कि दोनों में से एकाएकी कौन है। तो भाई एकाएकी है ये वाला, क्योंकि भाई क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक जो प्रांत है वह केवल एक परिसर से जुड़ा हुआ है। अर्थात प्रत्येक डोमेन का एक यूनिक इमेज है, यहाँ पे सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए तो वह एकाएकी बोला जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एक की इमेज भी 4 है और 2 की इमेज भी 4 है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन यह एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो एकाएकी कौन सा होता है
कि भाई प्रत्येक डोमेन की ना एक अलग इमेज हो, अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, कोई दो की एक जैसी ना हो, कोई दो या तीन की एक जैसी ना हो। तो वो वाला एकाएकी नहीं है और ये वाला एकाएकी है। आच्छादक को देख लो भाई। आच्छादक में क्या होता है कि जो हमारा रेंज है वह खाली नहीं छूटना चाहिए। रेंज में जो भी इमेजेस हैं वो खाली नहीं होनी चाहिए। जैसे भाई एक चीज देख लो, 1 2 3 4, यहां डाल लो 5 6 7 8, ऐसे भाई डाल लो इस प्रकार से। अब देखो यह फंक्शन तो है और यह एकाएकी भी नहीं है, क्योंकि भाई डबल जुड़ा हुआ है। एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो 8 है, जो इमेज 8 है, उसके लिए डोमेन में कोई अवयव नहीं है। अर्थात हमें यही नहीं पता है कि 8 आया कैसे है। अब 8 के लिए डोमेन में कोई अवयव नहीं है, अर्थात ये आच्छादक नहीं है। अगर भाई कोई मैपिंग बनी हो तो आप सीधा देख के बता सकते हो, अगर रेंज में कोई एक अवयव या एक से ज़्यादा अवयव खाली छूट रहे हैं तो वो आच्छादक नहीं है। यहाँ सब भरे हुए हैं तो ये आच्छादक है, ये वाला भी आच्छादक नहीं है और ये वाला भी आच्छादक नहीं है, कि प्रत्येक इमेज के लिए डोमेन में अवयव होना चाहिए तो वो आच्छादक होगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया एकदम बेसिक कि एकाएकी कौन सा होता है और आच्छादक कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। भाई ये वाला एकाएकी भी है और आच्छादक भी है, सब भरे हुए हैं और सब सिंगल सिंगल जुड़े हुए हैं, तो ये एकाएकी भी है और ये आच्छादक भी है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन भाई इन दोनों का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये हमारी दोनों शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। तो भाई अगर कोई फंक्शन ये दोनों ही शर्तें पूरी करेगा तो हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन भाई हमें यहाँ कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब आते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे। अब सबसे पहले कोई फंक्शन मान लो कि भाई हमें fx बराबर साइन x दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि साइन x का ना इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम साइन x का इन्वर्स निकाल भी सकते हैं कि नहीं, ये एलिजिबिलिटी पूरी कर पाता है या नहीं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर पाएगा तो हम इसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, डायरेक्ट हमें प्रतिलोम नहीं निकालने हैं और ना ही हमें एक्सरसाइज हल करनी है, एकदम बेसिक से चलना है ताकि आप ये समझ पाओ कि इसका प्रतिलोम आखिर आया कहाँ से, निकलता है या नहीं निकलता है। ठीक है, fx बराबर साइन x है। अब ध्यान देना एक चीज़ का, हमने भाई यहाँ पे क्या किया है, ये x के मान है और ये साइन x के मान है। अब अगर आपको ना साइन x के मान पता है तो भाई आपको पता होना चाहिए कि 0 का मान क्या होता है, 0 का मान होता है 0। ठीक है, और 180 का मान क्या होता है, 180 का मान भी 0 ही होता है। तो अगर x का मान 0 रखोगे साइन x 0 आएगा, 180 रखोगे तो साइन x 0 आएगा। क्लियर भाई, साइन 0 0, साइन 180 0। अब बताओ क्या ये एकाएकी है, ये एकाएकी है ही नहीं कि भाई ये तो बहुएक हो गया। तो अगर ये एकाएकी नहीं है तो हम इसका प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इसका भाई प्रतिलोम निकलेगा ही नहीं। तो भाई अगर निकलेगा नहीं तो ये चैप्टर कहाँ से आ गया और भाई आपको सवाल कहाँ से पढ़ा दिए गए। अगर यह एकाएकी होता तो इसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। तो जरूरी सवाल यहाँ पर यह है कि इसका प्रतिलोम आखिर निकाला कैसे गया जब यह एकाएकी नहीं है। तो भाई यहाँ पर एक बात ना आप एकदम गौर करना, कोई भी फंक्शन जो होता है वह एकाएकी और आच्छादक कब होता है, अपने डोमेन और रेंज पर डिपेंड करता है। अगर आप डोमेन और रेंज को बदल दोगे तो उसकी प्रकृति बदल जाएगी। ये शायद यहाँ पर एकाएकी नहीं है और अगर इस पर कोई कंडीशन आप अप्लाई कर दो, डोमेन और रेंज ना बदल डालो, तो शायद यह वाला भी एकाएकी हो जाए। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लो। पहले मान लो एक हम कोई नॉर्मल मान लेते हैं fx बराबर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब यह नॉर्मल कंडीशन में अगर आप इसको ना f को ले लो r से r, बिटवीन रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बीच में ले लो, तो यह वाला भी एकाएकी नहीं आएगा। देखना कैसे,
ध्यान दीजिएगा एकदम। भाई लिख लो यहाँ -2 -1 0 +1 +2। इस प्रकार से आप भाई कोई भी संख्या ले सकते हैं ऊपर नीचे की, सब रियल नंबर्स होनी चाहिए। अब भाई यहाँ पर भी ले लो -2 -1 0 1 2, आगे भाई डॉट डॉट कर दो। अब बहुत ध्यान देना, अगर आप -1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, +1 का वर्ग करोगे तब भी 1 आएगा, ध्यान दिया आपने। 2 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे कहीं 4 लिखा होगा तो 4 आ जाएगा, -2 का वर्ग करोगे तब भी 4 आ जाएगा। तो ध्यान दिया आपने, यह वाला एकाएकी नहीं है। अगर ये बिटवीन रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याओं के बीच में होगा तो ये एकाएकी नहीं है, और अगर यह एकाएकी नहीं है तो हम इसका इनवर्स भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके डोमेन और रेंज ना थोड़ा सा बदल दें, देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ ना प्लस और प्लस कर दें, केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं ले लें तब। अब ध्यान देना, अगर हम केवल धनात्मक वास्तविक संख्याएं ही लें, ऋणात्मक संख्याएं हम नहीं ले सकते हैं, तब क्या होगा। अब ध्यान देना बहुत ज़्यादा, भाई 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वास्तविक संख्याएं हैं। आप संख्याएं दशमलव में ले सकते हो, बटे में ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप संख्याएं ले सकते हो, ठीक है। डॉट 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 ऐसा कर दो। तो भाई ये भी r प्लस है और ये वाला भी r प्लस है। अब ध्यान देना, 1 का वर्ग क्या होगा 1, चूंकि यहाँ संख्याएं माइनस की हैं ही नहीं तो 2 का वर्ग सीधा 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब ध्यान देना, एक चीज से केवल एक चीज ही जुड़ी रहेगी तो यह एकाएकी हो गया, पहली बात। क्योंकि यहाँ माइनस वाली संख्याएं हैं नहीं, तो माइनस जब है ही नहीं तो +1 का वर्ग 1, +2 का वर्ग 4, +3 का वर्ग 9। और दूसरी बात, आच्छादक पे आ जाओ। अगर भाई आपको ना इसका उल्टा करना पड़े, जैसा लिखा है fx = x², अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, अर्थात यहाँ का वर्ग यहाँ मिलना चाहिए तो यहाँ का वर्गमूल भी यहाँ मिलना चाहिए, तब ना आच्छादक होगा। तो क्या 2 का वर्गमूल यहाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। √2 रियल नंबर है, √3 रियल नंबर है, √5 √6 √7 √8 सब रियल नंबर्स हैं, और सब प्लस की संख्याएं आ ही जाएंगी क्योंकि हमने यहाँ r प्लस लिखा हुआ है। तो देखा आपने, fx को जब हमने r लिया था तो वह ना तो एकाएकी था ना आच्छादक था, लेकिन जैसे ही हमने r+ ले लिया वो एकाएकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। अब आप इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। बस यही करते हैं हम, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, जो इनकी डोमेन और रेंज हैं उनको ना थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जब आप इनके डोमेन और रेंज को ना थोड़ा सा छोटा कर दोगे तो क्या होगा, आप इनके भी प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। तो भाई ना यहाँ डोमेन और रेंज की ना एक बीच में ना रेंज होगी कि आप इनके और इनके बीच में ही ले सकते हो। अगर आपने इसके अलावा लिए तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई फलन इस प्रकार से है, भाई इस प्रकार से कोई फलन बना हुआ है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, x' और y', ये हमारा ओरिजिन है। अब ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है भाई, बना हुआ है। अगर आप कोई रेखा इस प्रकार से खींच दोगे तो अभी क्या होगा भाई, इसके लिए क्या होगा, ये वक्र को 2 जगह काट जाएगी। अगर 2 जगह काटेगी तो क्या होगा भाई, 2 आंसर भी आएंगे। अगर 2 आंसर आ जाएंगे तो यह एकाएकी नहीं होगा कि भाई एक रेखा जो समांतर है x अक्ष के, वह फलन को जो वक्र है हमारा 2 बार काट गई। अगर यह रेखा इसको 2 बार काट रही है तो भाई अलग अलग डोमेन के लिए सेम रेंज आ जाएंगी। तो भाई अलग अलग डोमेन के लिए हमें सेम आंसर मिल जाएंगे। अगर हमें सेम आंसर मिल गए तो समझो यह एकाएकी नहीं होगा। तो यह वाला जो फलन है यह एकाएकी नहीं है। लेकिन अगर हम इस फलन को ना, भाई ये 0 अंश है ध्यान रखना, और ये क्या है 180 अंश है। भाई ये 0, ये 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो अगर हमने 0 से 180 तक लिया है तब तो यह एकाएकी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे केवल 0 से 90 तक ले लें, और भाई मान लो इधर का हमने बनाया ही नहीं, ठीक है, इधर का मान लो हम बनाए ही ना, हम केवल इतना फलन लेके चल रहे हैं। अब आप भाई डालो समांतर रेखाएं, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5।
आप कितनी भी समांतर रेखाएं डालो यह वक्र को केवल एक बार ही काटेंगी। अगर एक बार काटेंगी तो केवल एक आंसर आएगा और यह एकाएकी होगा। तो देखा, वक्र वही है, वक्र सेम है, बस क्या किया, उसको थोड़ा हमने ना लिमिटेड कर दिया, उसका जो एरिया है उसे थोड़ा कम कर दिया। पहले वो 0 से 180 तक था तो 2 बार काटता था तो एकाएकी नहीं था। अब वह 0 से 90 है तो केवल एक बार काट रहा है और यह एकाएकी है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का ना एरिया काफी लिमिटेड कर दें तो वह एकाएकी भी हो सकता है और आच्छादक भी हो सकता है। बस हमें यही पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ में कि हम इनका कितना एरिया कर दें कि भाई इनका जो एकाएकी है हो जाए। जैसे कि साइन है, अगर आप 0 से 180 के बीच में लोगे तो यह एकाएकी नहीं है, लेकिन अगर इसका हम एरिया लिमिटेड कर दें कि भाई 0 से 90 देख लो, 0 से 120 देख लो, 0 से 150 देख लो, तो शायद यह वाला भी एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्या है, किताब में ना एक टेबल बनी हुई है जो कि आपको भाई ध्यान में रखनी है और वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस किस रेंज में जो होता है वो एकाएकी होता है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं टेबल क्या है। अब भाई जो ये टेबल हमने बनाई हुई है आपको ना बड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि भाई ये जो टेबल है यह पूरे ही पार्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई अभी हम बात कर रहे थे कि जो साइन वाले फंक्शन होते हैं वह ना तो एकाएकी होते हैं और ना ही आच्छादक होते हैं, लेकिन भाई फिर हमने बताया था अगर हम इनके डोमेन और रेंज को ना सीमित कर दें, एकदम भाई सीमित कर दें, तो यह भी एकाएकी और आच्छादक हो सकते हैं। तो भाई यहाँ टेबल में ना पूरा लिखा हुआ है कि भाई किसका कहाँ तक आपको लेना है कि यह भाई एकाएकी और आच्छादक हो जाएगा। जैसे साइन पे आ जाओ, भाई साइन में क्या वैल्यू है कि अगर आप -π/2 से π/2 तक लेंगे तो यह एकाएकी और आच्छादक हो जाएगा और इसके मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होंगे। ये दोनों ओपन इंटरवल है, अर्थात -1 और 1 भी इसके मान हो सकते हैं। समझ में आया कि भाई जो साइन है वह -π/2 से π/2 के बीच में एकाएकी और आच्छादक होगा, अर्थात इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तभी तो यहाँ साइन इनवर्स लिखा हुआ है। और मान हमेशा -1 से लेकर 1 तक होंगे। ये दोनों ओपन इंटरवल है, अर्थात हम यहाँ मान -1 और 1 दोनों ही ले सकते हैं। आ जाओ आगे भाई, कॉस इनवर्स पे आ जाओ। जो हमारा कॉस होता है वह 0 से पाई तक एकाएकी और आच्छादक होता है। अगर आप 0 से पाई तक का देखोगे तब तो यह एकाएकी आच्छादक होगा, तो इसका हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, तभी भाई यहाँ कॉस इनवर्स लिखा हुआ है। और कॉस और साइन के ना मान सेम होते हैं, -1 से लेकर 1 तक साइन में भी होता है और कॉस में भी होता है। तो भाई ये तो दोनों सेम सेम हो गया। अब आ जाओ, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो भाई -π/2 से π/2 तो यहां पर भी होता है, लेकिन उसमें आपको 0 नहीं लेना है। -π/2 से π/2 तक लेना है, लेकिन आपको 0 नहीं लेना है, क्योंकि भाई कॉसेक में जो 0 होता है उसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट। भाई मान डिफाइंड ही नहीं है, अगर मान जो है डिफाइंड नहीं है तो आपको 0 नहीं लेना है। -π/2 से π/2 तक लेंगे लेकिन 0 नहीं लेंगे, क्योंकि मान डिफाइंड नहीं है। और भाई कॉसेक के मान कहाँ वैरी करेंगे, r, कोई भी मान हो सकता है, लेकिन -1 और 1 से बीच की वैल्यू नहीं हो सकती हैं। -1 से 1 हो सकता है, दोनों क्लोज इंटरवल हैं, मतलब कि -1 और 1 नहीं घटाना है यहाँ पे, लेकिन इनके बीच के मान नहीं होंगे। r होगा लेकिन इनके बीच के मान नहीं होंगे। सेम है सेक इनवर्स में, 0 से पाई, चूंकि cos 0 से पाई है तो सेक भी 0 से पाई होगा, लेकिन π/2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है, π/2 पे इसका मान इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर है, मान r होगा, अर्थात कोई भी रियल नंबर्स, लेकिन -1 से 1 के बीच की वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। -1 और 1 ले लेंगे क्योंकि ये दोनों क्लोज इंटरवल हैं, माइनस लगाया आगे, ध्यान रखना, दोनों क्लोज इंटरवल हैं, तो -1 और 1 लेंगे, लेकिन इनके बीच की वैल्यू नहीं लेंगे। tan में आ जाओ, tan में भाई होता क्या है कि जो मान होंगे वो r हो सकते हैं, अर्थात वास्तविक संख्याओं के बीच कोई भी मान हो सकता है, लेकिन जो भाई इनकी लिमिट है वो -π/2 से π/2 है, जो एकदम साइन वाली है।
या भी -π/2 से π/2 के बीच ही एकाकी और आच्छादक होता है। सेम है कॉट का, या भी 0 से पाई के बीच में एकाकी और आच्छादक होगा और मान यहाँ पर भी r हो सकते हैं, अर्थात कोई भी रियल नंबर इसका मान हो सकता है। तो भाई इस प्रकार से ना आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है। जो इधर वाले हमारे एंगल है ना, समझ जाओ कि इनके बीच में ये वाला फलन जो है वह एकाकी और आच्छादक होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है -π/2 से π/2, ना तो आपको ये माइनस वाला मान लेना है और ना ही ये π/2 मान लेना है। दोनों ही क्लोज इंटरवल हैं, अर्थात इनके केवल बीच की वैल्यू लेनी है। भाई इस वाले में और इस वाले में यही अंतर है, यहाँ आप ये दोनों मान भी ले सकते हो, इनके बीच के मान भी ले सकते हो। यहाँ पर केवल बीच के मान लोगे, ये वाले मान आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि जो tan होता है वो π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। ठीक, फिर कॉट में आ जाओ। 0 से पाई तो ले सकते हो, लेकिन भाई 0 और पाई नहीं लोगे, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से पाई के बीच के मान ले सकते हो केवल। तो भाई ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। ठीक है, और कौन कौन से मान हम किस प्रकार से ले सकते हैं। अब भाई कुछ ना साधारण सी चीजें देख लो जो भाई आपको आगे काम आने वाली हैं। अब आप समझ तो गए हो कि जो साइन है वह -90 से 90 के बीच में एकाकी और आच्छादक है, अर्थात इसका प्रतिलोम हम निकाल सकते हैं। तो अगर कहीं पर sin x लिखा हुआ है तो उसे आप y मान लेना, और भाई x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा sin इनवर्स y। तो इस प्रकार से आप x का मान निकाल सकते हो। दूसरी बात, तो भाई अगर आपको ना कोई sin x का मान दिया हुआ है तो वहां से ना जो कोण x है आप उसका मान निकाल सकते हो। लेकिन यह कोण x हम लेंगे कौन सा, तो भाई हमें बताएंगे ये वाले मान। जो ये वाले मान हैं इन्हें हम कहते हैं मुख्य मान। क्या कहते हैं, मुख्य मान। तो भाई ध्यान रखना है जो ये x है वह हमेशा मुख्य मान के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको भाई साइन में ना x का मान निकालना है, तो भाई -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर cos में निकालना है तो वैल्यू हमेशा 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो cos होता है वह 0 से पाई के बीच में ही एकाकी और आच्छादक होता है। तो हम जो x के मान है वह इनके बीच के ही मान लेंगे। तो भाई आपको ना ये वाले मान याद रखने होंगे, और जब भी कोई आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो भाई वैल्यू जो है वह इनके बीच की वैल्यू ही होनी चाहिए, अर्थात जो हमारे मुख्य मान होंगे वह इनके बीच के होंगे। ठीक है भाई, एक दो बातों को और देख लो। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साइन इनवर्स साइन x, ठीक है, साइन इनवर्स अंदर आ जाए भाई साइन x, तो आप इसे x लिख सकते हो। यहाँ साइन इनवर्स और साइन दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और मान आ जाएगा x। एक बात और, अगर भाई कहीं पर इस प्रकार लिखा है साइन इनवर्स x और भाई कहीं पर ऐसे लिखा है साइन x का इनवर्स, भाई दोनों ही चीज़ों में अंतर है। अगर ऐसे लिखा है साइन x का इनवर्स तो इसका मतलब है यह होगा 1/sin x, और ये वाला ये है साइन x का प्रतिलोम अर्थात इनवर्स। ठीक है, तो भाई दोनों ही चीज़ों में डिफरेंस है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको ना ये पूरी बातें समझ में आ गई हैं तो हम इसकी पहली प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। भाई सवाल वहाँ बेहद सरल है, प्रत्येक सवाल में ना केवल एक ही बात पूछ रहा है कि हमें आपको ना मुख्य मान ज्ञात करने हैं। साइन कॉस टैन सेक कॉसेक सबके आपको मुख्य मान निकालने हैं। अब भाई देखिएगा कि हम लोग मुख्य मान ना कैसे ज्ञात करते हैं। अब भाई आ जाइए प्रश्नावली 2.1 पे। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं जहां पर आपको ना सबके मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो भाई ना यहाँ बहुत ध्यान देना है, अगर आपने एक सवाल यहाँ सही से हल कर लिया तो भाई पूरी प्रश्नावली बड़े ही आराम से आपसे हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी सवाल लिखा हुआ है उसे आप बराबर में y मान लो, साइन को उधर ले जाओ, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन y बराबर -1/2। फिर आपको लिखना होता है कि साइन में भाई जो हमारा मुख्य मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। भाई ये बात आपको याद होनी चाहिए। सो -π/2 से
प्लस पाई बाई 2 तक होता है, अर्थात जो भी मान आएगा वो इनके बीच का होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि साइन में 1/2 मान किसका होता है? 1/2 मान होता है पाई अपॉन 6 का। माइनस लगा हुआ है तो क्या करना है आपको भाई, माइनस को ना पहले तो बाहर निकाल लो, माइनस साइन यहाँ हो जाएगा पाई अपॉन 6। फिर भाई अगर माइनस बाहर है तो अगर आप अंदर ले जाओगे तो भाई सीधा गुणा हो जाती है, साइन में ऐसा होता है, कॉस में ऐसा नहीं होता है, अर्थात आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। माइनस साइन पाई अपॉन 6 को आप साइन माइनस पाई अपॉन 6 भी लिख सकते हो। अब एक बात का ध्यान दो कि क्या ये वाली वैल्यू इनके बीच में आती है? तो भाई पाई अपॉन 6 इनके बीच में आता है। अगर आता है तो भाई क्या होगा, y का मान हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 6 और यही हमारी मुख्य वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से ना आपको मुख्य मान निकालने हैं। पहले क्या करना है भाई, बराबर y मान लेना है, फिर आपको मुख्य मान लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक का लेना है। फिर भाई जो वैल्यू है वह किसकी वैल्यू है लिखनी है। माइनस में अगर साइन है तो साइन में माइनस अंदर चला जाता है, और भाई साइन में आप माइनस की वैल्यू भी ले सकते हो, क्योंकि -90 से +90 तक की वैल्यू हम ले सकते हैं। सेम कॉस में आ जाओ, यहाँ पर भी ना आप y मान लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर √3/2 इस प्रकार से। फिर आप लिखोगे कास में जो हमारा मुख्य मान होता है, जो हमारा मुख्य मान होता है वह 0 से पाई होता है, भाई 0 से पाई तक होता है। अभी क्या है कि कॉस में √3/2 किसका मान होता है, पाई अपॉन 6 का ही होता है। सो यहाँ आप लिख लोगे कॉस y बराबर कॉस पाई अपॉन 6। फिर एक बार देख लोगे कि क्या पाई अपॉन 6 इनके बीच की वैल्यू है, इसमें ही आएगा, इसके अलावा तो नहीं है, तो भाई इसके ही बीच की वैल्यू है। अगर है तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 6। तो यहाँ पे आंसर आया माइनस पाई अपॉन 6 और यहाँ पाई अपॉन 6। तो इस प्रकार से ना आपको मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो भाई ज्ञात करना बहुत आसान है, बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमें मुख्य मान है, ये जो हमारी रेंज है वो आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल नंबर 3 को देख लो, कॉसेक इनवर्स 2 बराबर में y मान लो। सो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक y बराबर 2। ठीक है, फिर आप लिख लो कि भाई जो कॉसेक का मुख्य मान किसके किसके बीच में होता है, जो हमारा भाई मुख्य मान होता है वह -पाई/2 से पाई/2, और भाई जबकि 0 नहीं लेना है, ये होता है हमारा मुख्य मान। फिर भाई आपको सोचना है कि कॉसेक में 2 किसका मान होता है, तो भाई जिसका मान 1/2 साइन में होता है, कॉसेक में 1/2 हो जाएगा। भाई जस्ट उल्टा तो होते हैं, वहाँ 1/2 यहाँ पर 2, तो मान होगा पाई/6 का। तो आप यहाँ लिखोगे कॉसेक पाई/6। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा पाई/6। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू है वह इनके बीच की ही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। जैसे tan में आ जाओ। ठीक है, अब लिखा है tan इनवर्स -√3 बराबर में y कर लो। सो हो जाएगा tan y बराबर -√3। ठीक है, अब tan का मुख्य मान क्या होता है, लिखोगे tan का जो हमारा मुख्य मान है वो भाई जो साइन का होता है वही होता है एकदम। बस ध्यान रखना है यहाँ क्लोज इंटरवल होते हैं, अर्थात -90 और 90 के बीच की वैल्यू है, लेकिन ना हमें -90 लेना है और ना ही +90 लेना है, वैल्यू वही है। ठीक है, अब बताओ कि tan में -√3, माइनस को तो आप भूल जाओ, √3 किसका मान होता है, पाई/3 का होता है। ठीक है, तो आप लिख लोगे tan y बराबर माइनस और यहाँ tan पाई/3। tan और साइन ना सेम होते हैं माइनस के लिहाज से, अगर यहाँ माइनस है तो इस माइनस को आप अंदर भी लगा सकते हो। देखना कैसे, tan y बराबर tan -पाई/3। tan में अगर माइनस में थीटा है तो माइनस बाहर निकल आता है, ऐसा tan और साइन दोनों में होता है। लेकिन अगर कॉस में अंदर माइनस है तो बाहर प्लस ही आएगा, माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाती है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, -पाई/3। ये हो गया हमारा y का मान।
अब भाई मेन चीज़ ये होती है कि क्या ये वैल्यू इसके बीच की है, तो यहाँ इसके बीच की वैल्यू है, क्योंकि हम -90 से +90 तक की वैल्यू ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4। अब 5वें पे आ जाओ। लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/2। करना वही है, बराबर में y कर लो, cos y बराबर -1/2। फिर लिख लो cos का जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान वह 0 से पाई के बीच में होता है। अब यहां ध्यान दो भाई, बताओ कि cos में 1/2 कौन होता है? π/3, ठीक है। लेकिन cos में एक प्रॉब्लम है, अगर माइनस है तो आप कोण में माइनस नहीं लगा सकते हो। कोण में माइनस लगाओगे तो उसका मान भी प्लस ही होता है। ऐसे लिखोगे cos y बराबर -cos π/3। अब आप इस वाले माइनस को यहां नहीं लगा सकते cos में, साइन और tan में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये माइनस आप लेके कहाँ जाओगे? तो भाई अगर ऐसे कहीं माइनस आ जाए तो आप cos को ना ऐसे लिख दो पाई माइनस π/3, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस बाई एडजस्ट हो गया। तो cos में आपको ऐसे ना माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, cos और cot दोनों में ही, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? भाई cos बराबर यहाँ पाई माइनस π/3, सो हो जाएगा 2π/3। सो y बराबर क्या आ जाएगा? 2π/3। ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। एक और बात, अगर मान लो भाई यहाँ आप माइनस लगा भी देते -π/3, तो cos में कोई भी मान माइनस का नहीं हो सकता है। 0 से 180 के बीच के मान ही हमें लेने हैं, तो हम माइनस अंदर लगा ही नहीं सकते हैं, हमें ऐसे मान निकालने पड़ेंगे। लेकिन tan में ऐसा कर सकते हो आप, देखना कैसे। बराबर y कर लो, यहाँ हो जाएगा tan y बराबर -1, ठीक है। क्योंकि भाई tan का जो मुख्य मान होता है वह क्या होता है? tan का मुख्य मान -π/2 और यहाँ π/2 इस प्रकार से होता है। यहाँ माइनस की वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। अब बताओ जरा कि भाई tan में -1 या 1 किसका मान होता है? मान होता है π/4 का, आगे माइनस लगा है। इस वाले माइनस को ना आप अंदर चिपका दो। यहाँ क्या हो जाएगा? tan y बराबर आ जाएगा tan -π/4। माइनस की वैल्यू आप ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? -π/4। ये हो जाएगा हमारा y का मान, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 5 और 6। अब 7वां देखो, लिखा हुआ है sec इनवर्स 2/√3 बराबर में y मान लो। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा sec y बराबर 2/√3। अब भाई यहाँ ध्यान देना कि sec का मुख्य मान क्या होता है? sec का मुख्य मान भाई जो cos के बराबर होता है 0 से पाई, लेकिन ध्यान देना है आपको कि π/2 हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो sec होता है वह π/2 पे डिफाइंड नहीं होता है। अब बताओ जरा कि भाई sec में 2/√3 किसका मान होता है? π/6 का होता है पक्का। सो भाई यहाँ लिख लो sec y बराबर क्या हो जाएगा? sec π/6। सो y का मान क्या हो जाएगा? π/6। बस ध्यान रखना है, देख लिया करो कि क्या वैल्यू भाई इसके बीच की है, तो भाई इसके बीच की ही वैल्यू है वो, ठीक है। 8वें पे आ जाओ, cot इनवर्स √3 बराबर में y कर लो, ठीक है। और भाई क्या हो जाएगा? cot y बराबर √3। अब भाई cot का मुख्य मान क्या होता है? भाई 0 से पाई होता है, लेकिन ना तो आप 0 ले सकते हो ना ही आप पाई ले सकते हो, क्योंकि भाई दोनों पर ही cot जो होता है वो डिफाइंड नहीं है। ये हमारा मुख्य मान किसका है? ये मुख्य मान है cot का, 0 से पाई। अब बताओ कि cot में किसका मान √3 होता है? तो भाई cot में √3 मान होता है π/6 का, तो y का मान क्या हो जाएगा? π/6। ये वाली वैल्यू 0 और पाई के बीच की वैल्यू है, तो भाई यही हमारा मुख्य मान हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 7 और 8। अब प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ, cos इनवर्स -1/√2 बराबर में y कर लो, तो क्या हो जाएगा? cos y बराबर -1/√2। अब भाई बताओ कि cos का मुख्य मान क्या होता है? भाई जो cos का मुख्य मान होता है वह 0 से पाई तक होता है, ठीक है।
तो 0 से पाई के बीच की वैल्यू आप ले सकते हो। अब बताओ कि कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? भाई π/4 का मान होता है। तो आप उसको ऐसे लिखोगे -cos π/4। अभी एक प्रॉब्लम है कि ये वाला माइनस आपको एडजस्ट करना है। कैसे करोगे? तो देखो ना भाई, cos पाई माइनस π/4 कर दो। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस एडजस्ट हो गया। पाई में से π/4 घटा लो तो क्या बचेगा? cos 3π/4। तो y का मान क्या हो जाएगा? 3π/4। भाई ये हो गया हमारा y का मान। ठीक है, 10वें पे आ जाओ। लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर में y कर लो। यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक y बराबर -√2। अब ध्यान देना कि भाई कॉसेक का मुख्य मान क्या होता है? एकदम साइन के बराबर, ऐसे -π/2 से π/2। बस भाई जीरो वाली वैल्यू नहीं लेनी है, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो जीरो पर डिफाइंड नहीं होता। अब बताओ कॉसेक में √2 किसका मान होता है? π/4 का। ध्यान देना है, कॉसेक y बराबर माइनस कॉसेक π/4। देखो दोनों सेम बन गए, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, π/4 π/4। बस भाई होता क्या है कि कॉसेक में आप माइनस की वैल्यू ले सकते हो, जबकि कॉस में 0 से पाई के बीच वैल्यू है, माइनस की वैल्यू आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे? और भाई कॉसेक में आप माइनस को ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हो। क्या करोगे? कॉसेक लिखा -π/4, ऐसे भी लिख सकते हो। माइनस जब बाहर निकालोगे तो सीधा माइनस बाहर निकल आएगा और यहां से y का मान हो जाएगा -π/4। तो देखा भाई, सेम चीजें आई थी, पर यहां y का मान हो गया 3π/4 और यहां -π/4। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 9 और 10। अब भाई प्रश्न नंबर 11 पे आ जाओ। यहां पर है क्या कि हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, 3 इनवर्स फंक्शन एक साथ है। आपको ना तीनों के मुख्य मान निकालने हैं और भाई बाद में आंसर निकाल देना है। पहले tan में आ जाओ। tan में एक किसका मान होता है? भाई सीधी सी बात है, एक होता है π/4 का। cos में आ जाओ, माइनस है तो ध्यान रखना, तो भाई ऐसे लिख सकते हो। माइनस का क्या मतलब है कि पाई में से घटाना पड़ेगा। और 1/2 किसका मान होता है? सीधी सी बात है भाई, π/3 का मान होता है ऐसे। अगर ये माइनस ना होता तो सीधा आप लिख देते π/3। साइन है, साइन में क्या होता है? माइनस सीधा बाहर निकल आता है। और 1/2 किसका मान होता है? π/6 का। ठीक है, तो अगर आपको मान बहुत अच्छे से आने लगे हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट मान लिख सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस π/6। ठीक है, अभी क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 12 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3π और प्लस यहाँ 12π, 3 चक्कू 12 और भाई 6 दूनी 12, 12 3 15 और यहाँ 4 2 6, आ जाएगा 9π/12। अगर थोड़ा सा काट पीट लो तो आ जाएगा 3π/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। अब प्रश्न नंबर 12 पे आ जाओ। लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब भाई बताओ कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? तो भाई cos में 1/2 वैल्यू है π/3 की, प्लस लगा लो 2 इंटू साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/6 की। यहाँ काटोगे तो क्या बचेगा? π/3, π/3 क्या हो जाएगा? 2π/3। भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। और भाई इस प्रकार से यह प्रश्नावली खत्म होती है।